तो जब भी हम झारखंड की बात करते हैं तो जाहिर है दिमाग में क्या आता है? जंगल, खनिज, है ना? आदिवासी संस्कृति। लेकिन आज हमारे सामने जो ये दस्तावेज हैं, ये एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। यहाँ के मेलों और जत्रा की। ये सिर्फ बाजार या मनोरंजन की जगह नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि ये इस राज्य के इतिहास, आस्था और समाज की धड़कती हुई कहानियां हैं। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को देखकर जो सबसे दिलचस्प बात उभरती है वो ये है कि हर मेले की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग किरदार है। कुछ मेले तो हजारों साल पुरानी मान्यताओं की नींव पर खड़े हैं, तो कुछ की शुरुआत आपको हैरानी होगी ब्रिटिश शासनकाल में एक सोचे समझे सामाजिक प्रयोग के तौर पर हुई थी। आदिवासी क्षेत्रों में तो इन्हें जत्रा कहते हैं, जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन दस्तावेजों की गहराई में उतरना और ये समझना कि देवघर की विशाल तीर्थ यात्रा से लेकर पलामू के रहस्यमयी भूत मेले तक ये आयोजन झारखंड की अलग अलग संस्कृतियों के बारे में क्या बताते हैं। चलिए सबसे पहले उस मेले से शुरू करते हैं जो शायद झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे जाना पहचाना आयोजन है, देवघर का श्रावणी मेला। हाँ, श्रावणी मेला। और इसकी भव्यता का अंदाजा मतलब इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरे 1 महीने तक चलता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है कांवरियों की आस्था। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 98 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देवघर पहुंचना, ये शारीरिक सहन शक्ति से कहीं ज्यादा मतलब भरोसे का सफर है। हाँ, और ये भरोसा बहुत पुरानी जड़ों से जुड़ा है। देवघर को बाबा धाम भी कहते हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 1556 के आसपास हुआ था। लेकिन इस यात्रा का एक और दिलचस्प पहलू है जो इन दस्तावेजों में मिलता है। श्रद्धालु अपनी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानते जब तक वो 42 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ धाम के दर्शन न कर लें। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह से आस्था का एक पूरा सर्किट है, एक आध्यात्मिक परिक्रमा जो पूरी की जाती है। तो ये सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं है बल्कि एक पूरे पवित्र क्षेत्र की यात्रा है। आस्था का ऐसा ही एक और बड़ा केंद्र है रांची का जगन्नाथपुर मेला। यहाँ भी पुरी की तरह भव्य रथ यात्रा निकलती है। ऐसा लगता है जैसे उड़ीसा की संस्कृति का एक अंश रांची में बस गया हो। बिल्कुल। और ये परंपरा 1691 में राजा एनीनाथ शाहदेव ने शुरू की थी। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर बिठाकर 9 दिनों के लिए मौसी बाड़ी ले जाया जाता है। लेकिन इस मेले का धार्मिक महत्व तो है ही, इसका स्थानीय जुड़ाव भी बहुत मजबूत है। हाँ, इन दस्तावेजों में एक सूची है कि मेले में क्या क्या बिकता है और वो बहुत खास है। यहाँ सिर्फ पूजा का सामान नहीं बल्कि आदिवासियों के घरों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत वाद्य यंत्र जैसे मांदर, नगाड़ा, ढोल, यहाँ तक कि बांस का फर्नीचर और तीर धनुष भी मिलते हैं। ये तो मेले को एक सांस्कृतिक बाजार बना देता है। सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, कला और कारीगरी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये वो जगह है जहाँ परंपराएं बिकती भी हैं और जीवित भी रहती हैं। तो हमने देखा कि कैसे आस्था बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ लाती है। लेकिन इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे आयोजनों का भी जिक्र हैं जिन्हें जत्रा कहते हैं और उनका मकसद थोड़ा अलग लगता है, जैसे रांची के पास लगने वाला मुड़मा जत्रा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस जत्रा का मुख्य उद्देश्य किसी देवता की पूजा करना नहीं बल्कि समुदाय को जोड़ना है। लोक कथाओं के अनुसार जब ओराओं आदिवासी समुदाय बिखरने लगा था तो उन्हें एकजुट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और तो और ये ओराओं और मुंडा समुदायों के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब एक तरह का सामाजिक संविधान है जिसे हर साल दोहराया जाता है। बिल्कुल, नृत्य और संगीत के जरिए। और इसका नज़ारा कितना अद्भुत होता होगा। दस्तावेज बताते हैं कि 40 गांवों के लोग अपनी अपनी टोलियों में नाचते हुए आते हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ, पढ़ा। ये क्या है? क्या यह सिर्फ गांव का एक समूह है या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पढ़ा सिर्फ गांव का समूह नहीं है, ये आदिवासियों की पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक इकाई है। इसमें कई गांव मिलकर अपने मसले सुलझाते हैं, अपने नियम बनाते हैं। तो जब 40 पढ़ा के लोग मुड़मा जत्रा में आते हैं तो वे सिर्फ नाचने नहीं आते, वे अपनी एकता, अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने आते हैं।
उनके हाथों में जो 30 फीट लंबा झंडा होता है ना, जिसे ट्रेया चया कहते हैं, वो उनकी पहचान और उनके गौरव का प्रतीक है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। एक तरफ मुड़मा जतरा है जो समुदाय को अंदर से जोड़ने के लिए बना, और फिर इन दस्तावेजों में एक और मेले का जिक्र है जो कहानी को बिल्कुल पलट देता है, दुमका का हिजला मेला। एक मिनट, यहां लिखा है कि इसकी शुरुआत एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। मुझे तो लगा था कि ये सभी मेले सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़े होंगे। यही तो झारखंड की कहानी की परतें हैं। हाँ, ये मेला 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त आर कास्ट्रेयर्स ने शुरू करवाया था, और इसका उद्देश्य बहुत साफ था। संथाल समुदाय के लोगों से मिलना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का जायजा लेना और साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। तो ये एक तरह का प्रशासनिक और सामाजिक मेलजोल का मंच था, एक सरकारी पहल जो अब एक पारंपरिक मेला बन गई है। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी स्थानीय मेला क्यों शुरू करवाएगा? क्या इसके पीछे सिर्फ लोगों से जुड़ना ही मकसद था या कोई राजनीतिक रणनीति भी थी? दोनों ही बातें थीं। अंग्रेज अधिकारी से ग्रामीण लोगों से जुड़ने और उनकी संस्कृति को समझने का एक अवसर मानते थे, ताकि प्रशासन चलाना आसान हो। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल था। लेकिन समय के साथ इस मेले ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया है। आज भी यहाँ सरकारी विभाग अपने काम का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन साथ ही ये संथाल संस्कृति के प्रदर्शन का एक बड़ा मंच बन गया है, जहाँ खेलकूद से लेकर संगीत नृत्य तक सब कुछ होता है। कितना दिलचस्प है कि मेला एक ही शब्द है, लेकिन इसके पीछे के इरादे कितने अलग हो सकते हैं। एक अंदर से समुदाय को जोड़ने के लिए और दूसरा एक बाहरी ताकत द्वारा प्रशासन के लिए। तो हमने देखा कि एक मेला प्रशासनिक जरूरत से भी पैदा हो सकता है, लेकिन झारखंड के ज्यादातर मेले प्रशासन की फाइलों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और उनकी लोककथाओं से निकलते हैं। इन दस्तावेजों में ऐसी एक कहानी टुसू मेला की है, जो बलिदान और विद्रोह से जुड़ी है। हाँ, ये पंच परगना क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये टुसू नाम की एक किसान की बेटी के बलिदान की याद में मनाया जाता है। कथा के अनुसार एक अत्याचारी राजा के खिलाफ टुसू ने किसानों के साथ मिलकर विद्रोह किया था। तो ये त्योहार सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक है। और इसे मनाने का तरीका भी बहुत प्रतीकात्मक है। स्रोत बताते हैं कि इसमें रात भर जागरण होता है और सूर्योदय से पहले टुसू की रंग बिरंगे कागज से बनी मूर्तियां, जिन्हें चौड़ल कहते हैं, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये एक तरह से उस विद्रोह की याद को हर साल ताज़ा करना है। बिल्कुल, ये प्रकृति और फसल से जुड़ा एक उत्सव भी है, क्योंकि ये मकर संक्रांति के समय होता है। लेकिन इसका मुख्य भाव प्रतिरोध और एक आम लड़की के असाधारण साहस का सम्मान करना है। साहस और विद्रोह की कहानियों से आगे बढ़कर अब कुछ मेले ऐसे भी हैं जो थोड़े रहस्यमयी हैं, जैसे पलामू का भूत मेला। नाम से ही काफी उत्सुकता होती है। ये क्या चीज है? जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हैदरनगर के देवी धाम में लगता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है या जो किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं, वो यहाँ आते हैं और वहाँ मौजूद ओझा गुणी उनका इलाज करने का दावा करते हैं। यह मेरा लगभग 150 साल पुराना बताया जाता है। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं का समाधान आस्था में ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इन जगहों को सिर्फ अंधविश्वास का केंद्र मान लेना एक बहुत सतही विश्लेषण होगा। कई बार ये मेले एक तरह के सामुदायिक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जहाँ लोग अपनी मानसिक परेशानियों को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ढांचे के भीतर व्यक्त कर पाते हैं, जिसे समाज स्वीकार करता है। ये विज्ञान और आस्था के बीच की एक दिलचस्प रेखा पर खड़ा है। मतलब ये एक तरह का कम्युनिटी हीलिंग का स्थान है। हाँ, ऐसी एक और अनोखी कथा फुसरों के हथिया पत्थर मेला से जुड़ी है। हथिया पत्थर यानी पत्थर का हाथी, इसके पीछे क्या कहानी है? किंवदंती बहुत रोचक है। कहते हैं कि एक राजा अपनी बारात के साथ दामोदर नदी पार कर रहा था। उसने नदी से मन्नत मांगी कि अगर वो सुरक्षित पार हो गए तो बलि देंगे। लेकिन पार होने के बाद उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। और इसका परिणाम? इस पर नदी ने क्रोधित होकर राजा और उसकी पूरी बारात को हाथियों, घोड़ों समेत पत्थर में बदल दिया। आज भी मकर संक्रांति पर लोग उसी दामोदर नदी में स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज का प्रकृति के प्रति नजरिया भी दिखाती है कि नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, एक जीवित शक्ति है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। जिसके साथ किया गया वादा तोड़ना विनाशकारी हो सकता है।
इन सभी कहानियों में एक बात साफ है कि मेले सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों में गिरिडीह के लंगटा बाबा मेला का भी जिक्र है, जो इस विचार को और भी पुख्ता करता है। बिल्कुल, ये मेला खरगडिहा नाम की जगह पर एक समाधि स्थल पर लगता है। इस समाधि को लेकर मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कौन आता है? हर धर्म के लोग, सब अपनी अपनी आस्था के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि हिंदू जहां पूजा अर्चना करते हैं, वहीं मुस्लिम भक्त मजार पर चादर चढ़ाते हैं। एक ही जगह पर, जी हाँ, एक ही जगह पर एक ही विश्वास के साथ। यह दिखाता है कि आस्था कैसे इंसानी बनाई हुई दीवारों को तोड़कर लोगों को जोड़ती है। ये झारखंड की मिली-जुली साझा संस्कृति का एक बेहतरीन और जीवंत उदाहरण है। और अंत में कुछ ऐसे मेले भी हैं जो शायद उतने बड़े या भव्य ना हों, लेकिन वो विशुद्ध रूप से स्थानीय आदिवासी समुदायों की परंपराओं को आज भी अपने मूल रूप में जीवित रखे हुए हैं। जैसे गोड्डा जिले का बिसुआ मेला और दुमका का नुनबिल मेला। हाँ, बिसुआ मेला आदिवासी और सदानो यानी गैर आदिवासी स्थानीय निवासियों को आपस में जोड़ता है। इसकी शुरुआत में आदिवासी समुदाय के लोग तालाब में डुबकी लगाकर परंपरा का निर्वहन करते हैं। वहीं दुमका का नुनबिल मेला पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख आयोजन है। लोग नुनबिल नदी के गर्म सोते में स्नान करते हैं और नदी किनारे नुनबुड़ी देवी की पूजा करते हैं। ये मेले किसी बड़े तामझाम के बिना बस अपनी परंपराओं और अपनी पहचान को सहेज कर रखते हैं। तो देवघर की विशाल तीर्थ यात्रा से लेकर मुड़मा के सामुदायिक नृत्य तक और भूत मेले की रहस्यमयी दुनिया से लेकर लंगटा बाबा की साझा विरासत तक, ये साफ है कि झारखंड के मेले सिर्फ मेले नहीं हैं। ये इस राज्य की आत्मा की एक झलक है, उसकी जीती जागती तारीख है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जीती जागती तारीख। ये हमें बताते हैं कि यहाँ की संस्कृति कितनी परतों वाली है। इसमें प्राचीन इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं, सामाजिक समझौते हैं, औपनिवेशिक नीतियां और प्रकृति के प्रति अटूट विश्वास, सब कुछ एक साथ घुला मिला है। ये मेले एक जीवित दस्तावेज की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कहानियां सुनाते हैं, बिना किसी किताब के। इन स्रोतों में हमने उन मेलों के बारे में पढ़ा जो राजाओं, अंग्रेज अधिकारियों या समुदायों द्वारा शुरू किए गए थे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। आज के डिजिटल युग में जब समुदाय फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर बन रहे हैं, हमारे समय के मेले या जतरा कैसे दिखेंगे? और 100 साल बाद जब कोई हमारी पीढ़ी के बारे में जानना चाहेगा, तो वो हमारे किन आयोजनों को देखकर हमारी कहानी समझेगा?